जेवलिन होता क्या है ये भी शहबाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। आप जज्बात में आके कह रहे हैं कि ये आपका विजन है। ये विजन है शहबाज शरीफ का, ये विजन है हुकूमत पाकिस्तान का, और इस पर मेरा कोई जितना मर्जी मजाक बनाए, ये शहबाज शरीफ का विजन था, है और रहेगा। इसमें पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह क्रिकेट से बड़ा यूफोरिया आप फुटबॉल के अंदर देखेंगे। मतलब अगला वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान। लोगों को आपके पास पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपने अपना पता करना हो पीछे तो सियासत में आ जाएं, लोग आपका सब कुछ निकाल कर ले आते हैं हसब नसब। मेरे वालिद साहब को भी मुर्दा समझकर फेंक आए थे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के आप चेयरमैन हैं सर, इस पर रूमर्स भी हैं और इस पर सवाल उठता है इसके मेरिट को लेकर। फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद बोलते हैं। 4GP जिसका है मिनिमम स्टैंडर्ड, उसके ऊपर फिर वो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें कौन किसको वोट करता है, किसकी फैमिली किसके साथ है, हमने कभी ये नहीं देखा। कॉमनवेल्थ ने इसके ऊपर एक स्टडी की, हमारे लैपटॉप स्कीम है इसके ऊपर स्टडीज़ हुई। 7.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज आया उसमें, तो वो फिर मिसिंग क्या है उसमें? लेबर फोर्स सर्वे के बगैर हम फिगर्स दे ही नहीं सकते। 7 लाख हमारे जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये जो नौजवान बाहर जा रहे हैं ना, ये जो हमारे ज़हनों में ये 5th जनरेशन वॉर है। बांग्लादेशी, नेपालीज, इंडियंस, श्रीलंकन्स, हर कोई निकलता है अपने मुल्क से। फिर ये मरियम बीबी की ये जो पोस्टर पब्लिसिटी अप्रोच है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? शहबाज साहब जो है ना वो ज़ाती प्रोजेक्शन को उस तरह पसंद नहीं करते। हमजा शहबाज ग्रुप और मरियम नवाज ग्रुप, ये क्या है, ये क्या चल रहा है? मीम में से शीन निकलनी थी और शीन में से पता नहीं क्या कुछ निकलना था। हमजा को अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के ऊपर कितने सारे केसेस थे, सारे केसेस से बरी हो गए हैं। इमरान खान साहब पे भी केसेस हैं, ये केसेस से फिर इमरान खान साहब भी बरी हो जाएंगे। वो मेरे बहुत ही ताल्लुक और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ ज़ाती तौर पर। आसिफ सईद खोसा साहब, जो यूथ है वो कहती है, उनका सवाल है कि इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आएंगे। पॉलिटिकल स्पेस आप किसी की ख़त्म नहीं कर सकते। पॉलिटिकल स्पेस के लिए आपको पॉलिटिकल होना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज दी एंकर मैन अली सुहेल। हमारे आज के मेहमान कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एंड यू लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी हैंडसम। सो काइंड ऑफ यू, आपकी नज़र है सर, लेट्स स्टार्ट ऑफ। लोगों को आपके पास्ट, आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज़ बताना चाहेंगे ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वैसे तो ये कहते हैं कि अगर आपने अपना पता करना हो पीछे तो सियासत में आ जाएं, लोग आपका सब कुछ निकाल कर ले आते हैं हसब नसब। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो फैमिली है, मेरे दादा परदादा पाकिस्तान बनने से पहले रियासत कपूरथला जो स्टेट थी उसके मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। सबको पता था कि उनके इलाके पाकिस्तान में नहीं आने, लेकिन पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, जिसकी वजह से हमारी फैमिली के 240 लोगों ने माइग्रेशन जब हिजरत की तो 14 लोग सिर्फ पाकिस्तान पहुँचे। मेरे वालिद साहब को भी मुर्दा समझकर फेंक आए थे और एक पीछे से आने वाला काफ़िला उनको उठा के लाया। और वालिद साहब ने सारी उम्र वो कहते थे कि मेरे सीने पे जो ये नेज़ों और बर्छियों के ज़ख़म हैं ये पाकिस्तान के मेडल हैं। और उनको फिर जो तहरीक पाकिस्तान का जो है मेडल भी, गोल्ड मेडलिस्ट भी वो थे। हमारी हिस्ट्री इस तरह है। और मैं जो पॉलिटिक्स में आया तो मेरे वाले साहब जब पीर पगाड़ा साहब मुस्लिम लीग के सदर होते थे तो उस वक्त वो पंजाब के सेक्रेटरी होते थे जी। और जो PNA मूवमेंट चली थी उसमें जो लीगल कमेटी बनी थी उसको वो हेड करते थे जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक, और जब 77 की तहरीक चली थी तो उसके अंदर जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो मेरे वालिद साहब की हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं, चूँकि एक यंग एज से ही हम देखते रहे कि वालिद साहब गिरफ़्तार, हम बहुत छोटे होते थे, घरों पे पुलिस के छापे और वो सारी चीज़ें जो चलती हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट माई सेल्फ, तो मैंने 87 में बड़े मियाँ साहब के पीछे जो है, क्योंकि मुझे उनकी शख्सियत बहुत अच्छी लगती थी, यंग पॉलिटिशियन और इतने खूबसूरत, स्मार्ट, तो उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। 87 से मतलब आई वाज स्टडिंग माई सेल्फ और मैं 89 में लॉ का स्टूडेंट बना। 90 के अंदर ही मैं बड़े मियाँ साहब के साथ
लीगल जो हैं उन चीज़ों को, और मुझे मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने जो है, हमने लॉयर्स फोरम बनाया था, बनाने वालों में से मैं एक हूँ जी। और उसका मुझे सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन लगाया गया। आई वाज वेरी यंग और मैं पूरे पंजाब के अंदर जो है वो लॉयर्स को इकट्ठा करता था। और फिर मैं ARD का भी लीगल कमेटी का चेयरमैन रहा, मैं मतलब सेक्रेटरी जिस तरह आपको बताया रहा, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली हमने, फिर मैं पंजाब का प्रेसिडेंट लॉयर्स फोरम का रहा। तो ये मेरी कहानी है। माशाल्लाह। सर, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के आप चेयरमैन हैं सर। इस पे रूमर्स भी हैं और इस पे सवाल उठता है इसके मेरिट को लेकर। इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर सियासी वाबस्तगी जिनकी है नौजवानों की, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स खुद बोलते हैं। हम जो लैपटॉप्स देते हैं, हमने कभी कहा कि हम आपको ये लैपटॉप दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट वोट आप PMLN को दें, या ये जो लैपटॉप जा रहा है हम स्ट्रिक्टली मेरिट की बुनियाद पर देते हैं। 4GB जिसका है मिनिमम स्टैंडर्ड, उसके ऊपर फिर वो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें कौन किसको वोट करता है, किसकी फैमिली किसके साथ है, हमने कभी ये नहीं देखा, हमने सिर्फ काबिलियत देखी है। हम उसके ऊपर जो है लैपटॉप्स देते हैं। हमारा जो बिज़नेस, यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन है, उसके अंदर जो पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है, हमने कभी उसका बैकग्राउंड सियासी देखा ही नहीं है। जो बच्चा काबिल है, वो जो उसके ऊपर जो है पूरा उतरता है, उसको लोन मिलता है। हमारा जो नेशनल इनोवेशन अवार्ड है, उसके ऊपर जिस बच्चे के अंदर कोई आइडिया है, बच्ची जिसके अंदर कोई आइडिया है, वो आइडिया लेकर आती है। एक ज्यूरी बनी हुई है जो एपॉलिटिकल है, जो माहिरीन की हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के जो लीडर्स हैं, वो बैठते हैं, वो बैठकर फ़ैसला करते हैं और हम उन बच्चे बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। जब ये प्रोग्राम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में शुरू किया था और उसको शहबाज साहब अब लीड कर रहे हैं, तो दोनों कायदीन को मैंने देखा कि हमेशा वो मेरिट की बात करते हैं, वो हमेशा जो है इस बात की बात करते हैं कि काबिलियत की बुनियाद पर बच्चों को आगे आने का मौका देना है। सर इनके विल टच एवरी अदर एस्पेक्ट एज वेल, लेकिन कोई ऐसी कोई थर्ड पार्टी ऑडिट मौजूद है जो कि इसकी लूसिडिटी शो करता हो या इसकी जो शफाफियत है उसको यकीनी बनाता हो? देखें, अभी जो हमारी बिज़नेस, यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर लोन है, कॉमनवेल्थ ने इसके ऊपर एक स्टडी की। हमारे जो लैपटॉप स्कीम है, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई। हर स्टडी के अंदर एक ही चीज़ निकल कर आई कि शफाफियत, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर ग्रीवेंस कमेटी बनी होती है। आज के दिन तक ये शिकायत नहीं आई कि जी मेरा मेरिट बनता था, मुझको नहीं दिया गया। ये शिकायत ज़रूर आई कि कम लैपटॉप्स दे रहे हैं, ज़्यादा करें तादाद इनकी। लेकिन हम हर साल लाख, हमने पंजाब से शुरू किया था, अब पंजाब हुकूमत भी लाख देती है और वफाक भी लाख देती है। अब हम इसके साथ एक नया वैसे एक प्रोग्राम ले आए हैं जो लैपटॉप्स फॉर ऑल है। उसमें हमने 1.5 लाख लैपटॉप का इजाफा कर दिया है कि वो बच्चे बच्चियाँ जो लैपटॉप लेना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट फ्री जो है उनको लोन्स मिलते हैं और उस पर 4 साल में उन्होंने वो लोन वापस करना है। मिसाल के तौर पर आज उस बच्चे को, उसने कुछ डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, वो 3 लाख का लैपटॉप है, तो वो 3 लाख का लैपटॉप लेगा या लेगी इंटरेस्ट फ्री लोन पे, और उसने 4 साल में वापस करने हैं, मतलब कि उसने कमा कर वापस करने हैं। तो ये हमने एक नई स्ट्रीम उसमें ऐड कर दी है। राना साहब, ये लैपटॉप्स वाली चीज़ पर भी मैं आऊँगा अभी। 2013 में जैसा आपने कहा कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ और इससे लोगों की काफ़ी उम्मीदें भी जुड़ी, लेकिन फिर हम सर वो एक रियलिटी हिट करती है और क्या कहते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं। वो 12 साल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अब ये एक आपने एक ऐसी बात की कि 2008 में जब शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने दूसरी दफ़ा, तो उस वक्त एजुकेशन का टोटल बजट जो था ना 70 बिलियन था। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, वो फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उन सब को डाल के, बेसिक एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो उन सब को डाल के 70 अरब था। तो वो तो कुछ भी नहीं था, दैट वाज पीनट्स। हमने 10 सालों में 2008 से 18 तक उस बजट को, सिर्फ स्कूल एजुकेशन का बजट जो है, उन 10 सालों में हम 375 बिलियन के ऊपर ले गए। जहाँ पे सिर्फ 70 बिलियन होता था, 375 बिलियन सिर्फ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन का कुछ 70 बिलियन से ऊपर, स्पेशल एजुकेशन का कोई हम 40 बिलियन से ऊपर।
तो हमने तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया कि हमारे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ से लेके यहाँ तक काम हुआ। हमने 2,70,000 टीचर भर्ती किया, स्कूलों में टीचर नहीं थे, घोस्ट स्कूल्स थे। 2017 में इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट शाया की, उसमें उसने कहा कि पंजाब के एजुकेशन मॉडल का मुकाबला पाकिस्तान के बाकी सूबों से नहीं, एशिया के बेहतरीन ममालिक के साथ है। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं ना, 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो फिर एक जो वेव चली, उसके अंदर 18 में जो हुकूमत जो मुसल्लत की गई थी RTS का निज़ाम बिठा के, उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। कल मेरे पास जर्मन एम्बेसडर आई हुई थी। अब ये बड़ी मज़े की बात है, आपने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन के ऊपर इस वक्त अपना 1% भी टोटल GDP नहीं लगा रहे। मैंने कहा कि आपकी फ़िगर्स हैं 2020 और 21 की, अब आप अगली फ़िगर्स निकालें ना, क्योंकि हम तो देखें एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपने जब बच्चों को एम्पावर करना है तो आपको कॉन्टीन्यूस जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। 2017 में जो इन्वेस्टमेंट्स रोक दी गई और 2023 में जब PDM की हुकूमत आई तो उस वक्त दोबारा जिस सफ़र का आगाज़ किया गया, तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता। आज हम अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन एमरजेंसी अनाउंस की, तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स बिठा के। प्राइम मिनिस्टर ने गर्ल एजुकेशन के ऊपर कहा कि इस पे हम अब जो माजी में हो गया सो हो गया, हम रोने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहा कि अब उस सफ़र का हम दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। 41 कंट्रीज़ को बुलाकर गर्ल एजुकेशन के ऊपर कमिटमेंट दी और कैबिनेट ने उसको इंडोर्स किया कि ये जो गर्ल एजुकेशन है इसके ऊपर हम जितने वसाइल चाहिए लगाएंगे। तो हमने उस सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। सर, हम ये चीज़ें एडमायर करते हैं ऑफ कोर्स, आपकी इसके पीछे जितनी भी मेहनत है, लेकिन फिर अगर आप ये 24-25 फिस्कल ईयर देख लें, क्योंकि हमने तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखना है ना, उसमें भी जो है 7.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ आया उसमें, तो वो फिर मिसिंग क्या है उसमें, मिस क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? ये जो 7.1 की फ़िगर आप दे रहे हैं ना, ये फ़िगर कहाँ से उठी? मतलब मेरा नहीं, वो आपके ऊपर मैं सवाल नहीं कर रहा। जी। जो लेबर फोर्स सर्वे के बगैर हम फिगर्स दे ही नहीं सकते। अभी हमने लेबर फोर्स सर्वे करवाया। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि 2018 में लेबर सर्वे होता है, उसके बाद 2021 में होता है, जो हर साल होना चाहिए। हमने 2024 में आके कहा कि ये फौरी सर्वे कराएं। 2025 का जो लेबर फोर्स सर्वे आया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में जो हमारी इंटरवेंशंस हैं, उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब 6% से नीचे है एक्चुअल जो फिगर्स हैं, और हमने अगले साल तक इसको 5% से नीचे लेके जाना। हमने पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब में लेकर आए, तियानजिन चाइना के साथ मिलके CPEC का जो पहला प्रोजेक्ट एजुकेशन पे बनना था, हमने एक स्ट्रीम जो है इंट्रोड्यूस कराई पंजाब के अंदर, मतलब मैट्रिक टेक की। अब हमारा दीन क्या कहता है, अलकासबु हबीबुल्लाह, कि जो अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह के करीब है। जर्मनी के फाखा शोलेस के मॉडल को हमने उठाया, हमने सिंगापुर के टेक्निकल टेवट मॉडल को उठाया और हमने पंजाब के अंदर उस स्ट्रीम का आगाज़ किया। हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट कंपनी बनाई, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड कायम किया। जब हम आए थे तो टेवट सेक्टर के अंदर नेफ्टेक के ज़रिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट है, उसकी फ़ंडिंग सिर्फ 4 बिलियन थी और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने वो 21 बिलियन कर दी। पिछले साल हमारा टारगेट था कि हमने 8 लाख बच्चे बच्चियों को दुनिया के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लेकर जाना है इज़्ज़त के साथ। हम 11 लाख बच्चे बच्चियों को लेकर गए। इस साल हमने 2026 का टारगेट जो रखा है ना, उसको हम ईयर ऑफ स्किल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें हमारा टारगेट 21 लाख बच्चे बच्चियों का है, जो इंशाल्लाह हम 26 लाख को टच करेंगे, जिसके अंदर हम एथिकल ट्रेनिंग से लेके कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब कि जिस इलाके में जा रहे हैं, अगर कोई अरब वर्ल्ड में जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई साउथ कोरिया जा रहा है, तो उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज भी उनको सिखाएंगे, उनको एथिकली स्ट्रॉन्ग करके भेजेंगे, क्योंकि दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह सर। लेकिन ये अब आप 2025 की बात करें, फिर 2025 के अंदर जो आया कि 7 लाख हमारे जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये जो नौजवान बाहर जा रहे हैं ना, ये जो हमारे ज़हनों में ये एक 5th जनरेशन वॉर है कि हमारे ज़हनों में क्या डाला जा रहा है, नौजवान छोड़ के जा रहा है। ये तो अपना मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं, चाहे वो स्किल सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। मेजॉरिटी और जॉब्स की है, मेजॉरिटी बिल्कुल है, बट जिन्होंने यहाँ पर बनाया, जिन्होंने यहाँ से पैसे इकट्ठे किए
और वो लेके दुबई में चले गए, यूके में चले गए, यूएसए में चले गए, उनका एहतसाब होना चाहिए। असल पाकिस्तान से कमा के पाकिस्तान का पैसा लेके जो बाहर जा रहा है, असल में उनका एहतसाब होना चाहिए कि तुम्हें पाकिस्तान ने इज्जत दी, तुम्हें पाकिस्तान ने शनाख्त दी, तुम्हें पाकिस्तान ने पैसा दिया। आज तुम्हारा वक्त था पाकिस्तान पर री इन्वेस्ट करने का, और तुमने वो पैसा उठाया। तुम्हें पैसा कोई ऊपर से तो नहीं आया, इसी मुल्क ने दिया। तो इस पैसे को उठा के तुम जो बाहर जा रहे हो, आज तुम्हारा एहतसाब होना चाहिए। सर यूनिवर्सिटी में अब ये बड़ा क्योंकि कंसर्निंग है बहुत, इसीलिए हम इधर ही इसी सवाल पे फंसे हुए हैं अभी तक कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जिसने पास आउट हो गया है, वो उसको मायूसी के अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता आगे। उसको जॉब भी चाहिए तो है ना, उसने गुजारा तो करना है, वो कैसे जॉब कैसे मिलेगी? वो हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल यूथ हब बनाया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के पोर्टल पे अगर आप जाएं तो पाकिस्तान का पहला AI बेस्ड डिजिटल यूथ हब, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है ना, ये 4 E's पर है। एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट है, एंगेजमेंट है, और इनके नीचे फिर अगर किसी बच्चियाँ, आपको हैरानी होगी कि ये हमारा पूरा फुली जो लॉन्च होना है डिजिटल यूथ हब का, ये मिड ऑफ फरवरी से होना है। लेकिन अभी जो हमने उसका प्रोटो लॉन्च किया, उस पर 7.25 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ आज के दिन तक रजिस्टर हो चुके हुए हैं। ये जब रजिस्टर होते हैं तो इनको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, कि अगर उनको मज़ीद कोर्सेज़ की ज़रूरत है तो वो बताता है कि आप ये कोर्स करें। अगर उनको मज़ीद ऑनलाइन कोर्सेज़ चाहिए तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ सजेस्ट करता है। अगर उनको स्कॉलरशिप्स चाहिए विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, ये उनको सजेस्ट करता है। उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान। आज अगर आप डिजिटल यूथ हब पे जाएं तो 1.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान पड़ी हैं। अब ये वो इंटरवेंशंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बिठा कर कहा कि हम जो मर्ज़ी कर लें, जब तक हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चियों को कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। सर लैपटॉप वगैरह तो समझ में आता है, वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कि आप दे रहे हैं, वो कोर्स वर्क वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के वो काम आता है। लेकिन सर ये मोबाइल फ़ोन देना, ये स्पॉइल करने वाली बात नहीं है? ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, 2016 में नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर बिल गेट्स को मिले थे, और उसकी साइड लाइन्स पे हमारी मीटिंग्स, रीडिंग्स बरतानिया में जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है हमारी कराई गई। तो 2016 में माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने कहा था कि आपके चाहे लोग इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर्स हो जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाएं, अगर उनके पास इन गैजेट्स की नो हाउ नहीं है तो वो हमारे नज़दीक इलिटरेट हैं। कहाँ 2016 और कहाँ 2026। तो हम तो उस वक्त से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे नौजवानों के हाथ में गैजेट्स हों और वो उनके पास टेक्निकल नो हाउ मौजूद हो। साहब अपना कोई एक ऐसा फैसला बताएं जो कि सियासी दबाव के, आपकी ही गवर्नमेंट, आपकी ही पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपने लिया हो और वो नौजवान नस्ल के बहुत ज़्यादा काम आया हो। मुझे आज तक ये प्रॉब्लम ही नहीं आई, बल्कि मैं जो चीज़ लेकर गया वो इस बात पर और इनकरेज करते थे कि यार ये मुझको तो चाहिए ऐसे लोग जो आइडियाज़ को लेकर आएँ और उन आइडिया, हाँ, पूरा वो सुनते थे, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करते थे, सख्त भी हो जाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है और तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन एट दी एंड डिसीजन जो हम करके उठते थे। देखें, हमने एक बड़ा मुनफरिद काम शुरू किया था, हमने एजुकेशन के स्टॉक टेक्स शुरू किए थे। हम हर तीसरे महीने बैठते थे, सर माइकल बार्बर यूके से आते थे, तमाम हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स एक टेबल पर बैठते थे, हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो बेहतरीन काम कर रहे होते थे और लोएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स उनको आइडेंटिफाई करते थे। उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के जो CEOs होते थे या DCOs होते थे उनको अप्रिशिएट भी किया जाता था, इनाम भी दिया जाता था, और लोएस्ट 5 वालों को रेप्रीमांड किया जाता था। राना साहब, टुवर्ड्स दी एंड मैं इसके बारे में भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक सवाल इधर मैं जो है आपसे पूछना चाहूँगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी, एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, यू स्ट्रेट अवे, वी कैन टॉक। जी सर, वो वीडियो थी, वो मेरे लिए कंसर्निंग क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो वीडियो थी जिसमें आपने वो विजन वाली जो उसकी वो मीम भी बन गई, और वो अरशद नदीम का जैवलिन थ्रो पे, और वो अच्छा, वो मुझे भी ऐसा लगा, जब मैंने देखा मुझे लगा कि ये जैवलिन होता क्या है, ये भी मुझे
पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शहबाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है, लेकिन वो ऐसा हो गया और उसके बाद उसका वो मीम। लेकिन फिर मुझे ये भी था कि इसमें हो सकता है यार 0.0001% चांस हो कि ये अवाम गलत एंगल से देख रही हो, कोई हो सकता है इस चीज़ का कोई और एंगल हो। इसका एक बहुत बड़ा एंगल है। 2011 का 12 का यूथ फेस्टिवल था, उसके अंदर ये अरशद नदीम साहब जिंदा हैं, मौजूद हैं। जी जी। ये पार्टिसिपेट करने आए, इन्होंने मैराथन में भी हिस्सा लिया, इन्होंने जेवलिन में भी हिस्सा लिया, इन्होंने हाई जंप में भी हिस्सा लिया। देखें, हमने एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शजर अब्बास जैसे लड़कों से लेके उसके अंदर पाकिस्तान की वेमेन हॉकी टीम, मेन एंड वेमेन की कबड्डी टीम, मतलब बेतहाशा टैलेंट निकल कर उस यूथ फेस्टिवल से आया, जिसमें एक अरशद नदीम भी निकल कर आया। सर वो ये ओपिनियन इधर डिफरेंशिएट कर जाता है ना कि आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और आपके जो जज्बात थे, आप जज्बात में आके कह रहे हैं कि ये आपका विजन है, लेकिन वो डिफरेंशिएट ये कर जाता है कि जैसे आपने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा था, तो वो तो एक स्पोर्ट्स मैन है और ये तो मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि इनको हमने ये करना ही करना है। उसको वो हाईलाइट कर देना, वो शायद उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अरशद नदीम पर जो इन्वेस्टमेंट हुई, वो इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट नहीं थी कि एक टाइम हुआ निकल कर आ गया। तो जब ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बंद किया गया 2019 से लेके 23 तक, मेरे पास स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन आए। आप ज़रा ये कैमरा उठा के और माइक उठा के उनसे पूछें कि जो लोग इज़्ज़त के साथ फर्स्ट क्लास खेल रहे थे या दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो छाबड़ियाँ लगाने पर आ गए, वो अपने मेडल्स बेचने पर आ गए। आज हमने दोबारा, शहबाज शरीफ ने वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को दोबारा बहाल करके इनके लिए एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाकर हम अपने बच्चे बच्चियों को मेरिट की बुनियाद पर दोबारा आगे आने का मौका दे रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ ये ओवरनाइट नहीं होता। ये अरशद नदीम 2012 की फाइंड थी, 14 साल में यहाँ तक पहुँचा। आज की जो फाइंड्स हैं, हम प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के अंदर 23 गेमों का टैलेंट हंट करा रहे हैं। 2028 के ओलंपिक में इंशाल्लाह दर्जनों अरशद नदीम आपको वहाँ पर परफॉर्म करते नज़र आएंगे। ये विज़न है शहबाज शरीफ का, ये विज़न है हुकूमत पाकिस्तान का, और इस पर मेरा कोई जितना मर्जी मजाक बनाए, ये शहबाज शरीफ का विज़न था, है और रहेगा। नहीं बाय सर, आई लव इट दैट यू आर स्टैंडिंग बाय इट। सर ये आपने दुखती रग भी मेरी थोड़ी सी छेड़ दी। मैं आई वाज अ फुटबॉलर और मेरा मतलब वो एक ख्वाहिश थी कि हमारी भी पाकिस्तान की जो है फुटबॉल टीम हो। तो सर ये PFF को लेकर इसमें भी कोई करें, क्योंकि फ़ुटबॉल एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है और ये तो इकॉनमी को भी उतना ही फ़ायदा होगा। हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ये फीफा ने बैन कर दी थी। अगेन दिस क्रेडिट गोज़ टू शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने इन तमाम को कहा। मैंने बैठ के तमाम फेडरेशंस को नीचे तक हमने एक बड़े शफाफ से इलेक्शन कराए। आज PFF की बॉडी मौजूद है, फीफा उसको इंडोर्स कर रही है। प्राइम मिनिस्टर को फीफा के प्रेसिडेंट मिले, उन्होंने कहा कि जिस तरह PFF काम कर रही है, हम पाकिस्तान पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और क्या करने जा रहे हैं? फुटबॉल फॉर ऑल फीफा के साथ मिलके हम पूरे पाकिस्तान में शुरू करने जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में फीफा और PFF के साथ मिलके फुटसॉल्स के हम कोई इनिशियल 50 ग्राउंड्स बनाने जा रहे हैं। हम टैलेंट हंट के अंदर जो टीम निकल कर आ रही है, उसकी ग्रूमिंग ना सिर्फ यहाँ करेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स कराएंगे, बल्कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी जब UK था तो हम उधर के क्लब्स के साथ भी बात करके आए हैं। उधर हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स करा के फुटबॉल के अंदर भी आप देखेंगे कि जो फुटबॉल फॉर ऑल जो हम और स्कूल फुटबॉल शुरू करने जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह क्रिकेट से बड़ा यूफोरिया आप फुटबॉल के अंदर देखेंगे। उसके अंदर हम स्टेडियम्स बना रहे हैं और हम स्टेडियम्स भी बना रहे हैं। अच्छा। तो मतलब देखें, मतलब अगला वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान में अभी वो तो बहुत फार फेच्ड है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, टेनिस के ऊपर एसामुल हक जितना बेहतरीन आदमी, उसको हमने पूरी सपोर्ट, पूछे ना इन लोगों से। आज हम इन तमाम जो हमारे हीरोज़ हैं उनको इंगेज करके उनको अपनी अपनी रेलिवेंट स्पोर्ट्स और फील्ड में हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। सर ये मरियम बीबी की ये जो पोस्टर पब्लिसिटी अप्रोच है, इट इज़ अ टैक्टिक, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट इट, बट इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने शहबाज साहब के साथ काम किया। देखें, हर लीडर का ना एक अपना पॉलिसी होती है, और क्योंकि शहबाज साहब जो है ना वो ज़ाती प्रोजेक्शन को उस तरह पसंद नहीं करते।
लेकिन हमने देखा कि जब हमारे मुखालफिन की हुकूमत थी वो काम भी नहीं करते थे और वो प्रोजेक्शन करते थे। तो मरियम बीबी जितना काम कर रही है ना, मतलब अभी एक दिन ख़त्म नहीं होता तो अगला प्रोजेक्ट आया होता है, अभी दूसरा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता तीसरा, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं वो इतने हैं। तो जब एक बंदा इस तरह दिन रात काम कर रहा है और वो खुद नहीं कहती हैं कि मेरी कोई ये प्रोजेक्शन करो, उनकी टीम, उनकी एक कमिटेड टीम है, दिन रात काम करिए, इतने प्रोजेक्ट ऐसे लॉन्च नहीं होते। तो वो जब टीम का एक डिसीजन है जहाँ पर वो टीम बैठकर ये डिसीजन करती है कि हमने ये प्रोजेक्ट करने हैं, तो वहाँ पर जब वो ये समझती है कि ये पोस्टर्स और ये लगने चाहिए, तो हम तो पिछलों को देखते हैं कि उन्होंने जिस तरह भरमार की थी कुछ ना करते हुए, बुजदार प्लस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई थी यहाँ पे। तो आज मैं समझता हूँ कि ये उनका राइट है कि जितना वो काम कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन उनका राइट है। सर, ये डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन की आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब इस पर्सनल प्रोजेक्शन को नहीं पसंद करते। अभी सुहेल वड़ाइच साहब लास्ट ही जो है हमारे इंटरव्यू में बैठे हुए थे और उन्होंने भी कहा कि जो इनका सियासी और इंतज़ामी जो कनेक्शन है फेडरल का और पंजाब का, ये कमज़ोर है। तो क्या ये पॉलिटिकल इस डिफरेंस की वजह से कमज़ोर है? नहीं, देखें, शहबाज साहब से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कोई नहीं देखा। जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह वो इंगेज करते हैं, जिस तरह वो चीज़ों को समझते हैं, तो वो एक रोल मॉडल मौजूद था। मरियम बीबी को क्रेडिट ये जाता है कि वो उस लेवल को उन्होंने और अप कर दिया। मतलब इसके अंदर, मतलब मैं समझता हूँ कि जिस तरह की डिलीवरेंस पंजाब में देखने को मिल रही है, आप जाएँ ना ज़रा सिंध में, बलूचिस्तान में, इवन KPK में, मैं तो फिरता हूँ। राना साहब, ये इसी कनेक्शन से मुझे जो चीज़ जो है वो मुझे एकदम से मेरे जहन में आई कि हम सुनते आ रहे हैं ये हमज़ा शहबाज ग्रुप और मरियम नवाज़ ग्रुप, ये क्या है, ये क्या चल रहा है और क्या चलता आ रहा है? देखें, मीम में से शीन निकलनी थी और शीन में से पता नहीं क्या कुछ निकलना था। मैंने तो आज तक इस तरह की कोई फ्रिक्शन नहीं देखी। और जो अदब और एहतराम का रिश्ता है शहबाज साहब और नवाज़ साहब में, और नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह देखें, वो प्राइम मिनिस्टर जब पहली दफ़ा बने, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि उनके वालिद साहब, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया हुआ था, तो हम खाने पे बैठे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके वालिद साहब आ गए और वालिद साहब आके बैठे तो नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए खड़े हो गए और वो सर्व करना शुरू हो गए। अब हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी थी कि हमारा लीडर भी और हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर भी और वो सर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चुप करके आप सारे बैठे रहे, मेरे वालिद साहब आ गए। तो इस ख़ानदान के अंदर ना एक दूसरे के साथ वफा, फर्मा बरदारी, तो हमने तो इनसे बहुत कुछ सीखा है। राना साहब, 2018 में आपने कहा, और बड़े उस टाइम पे आप गुस्से में हुआ करते थे, और आपने कहा कि इस जो है PTI को घोड़ा जो है समझा गया, निकले ये जो हैं खच्चर निकले ये। तो अब जो टेबल्स हैव टर्न्ड, और अब और साथ मुझे ये भी याद आया कि आपने कहा कि ये वक्त बदलेगा, और वक्त बदला। आपने उसके बाद कहा कि हमारा हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा। आप बहुत सख्त गुस्से में थे, तो क्या अभी उनको आपने गिरेबान से पकड़ा हुआ है, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे? देखें, हम सियासी लोग हैं। इमरान खान साहब ने, देखें, उन्होंने नारे मारे थे कि मैं शलवारें उतार दूंगा, मैं पेंटें पतलून उतार दूंगा, मतलब जिस तरह की गुफ्तगू वो करते थे, ये तर्ज़ सियासत हमारा राय नहीं। नवाज़ शरीफ साहब को मैंने देखा है, वो हम लोगों को डांटा करते थे कि किसी की अखलाकियात पे नहीं जाना, ज़ातियात पे नहीं जाना। कई दफ़ा, मतलब मैं ये आपको, कि वो कहते थे कि हमने एक साफ़ सुथरी सियासत को नवाज़ शरीफ साहब के मुंह से आपने आज तक इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। इमरान खान साहब ने जिस तरह की सियासत को इंट्रोड्यूस कराया 18 में, मुझे गुस्सा सिर्फ ये था, देखें, हम सब ने, हमारा ईमान है कि हमने अल्लाह को जान देनी और हमारा एहतसाब वहाँ पर होना है। बिल्कुल। दुनिया में अगर हम बच भी जाएं तो उस एहतसाब से नहीं बच सकते अगर आपने कुछ किया है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैंने अपनी औलाद को हमेशा हलाल खिलाया, और मेरे ऊपर जब इस तरह के इल्ज़ामात घटिया किस्म के लगाए गए और मेरे बच्चों के ऊपर, मैं वो कहानियाँ हम नहीं सुनाते, हम ख़ानदानी लोग हैं, कि हमारे साथ क्या हुआ, मेरी फैमिली ने क्या फ़ेस किया, मेरे बच्चों ने क्या फ़ेस किया, उसके साइकोलॉजिकल उन पर क्या इफ़ेक्ट्स आए, हम आज तक उससे गुज़र रहे हैं। लेकिन वो गुस्सा मुझे बिल्कुल था उस वक्त, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम सियासी लोग हैं, रास्ता डायलॉग ही है,
और पीटीआई ये जब तक बात नहीं समझेगी उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक वो 9 मई के वाक़यात पे वो रियासत पाकिस्तान पर हमला था, उन किरदारों से अपने आप को डिस्टेंस नहीं करेगी, उनकी सियासी नहीं बनेगी। आपको याद होगा मेरे एक इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा हुआ था जिस पे मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इनका असल चेहरा पहचान गई है और वो इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है और वो आपकी तरफ देख रहे हैं और वो अब हमारी तरफ देख रहे हैं। वो वक्त ने साबित किया। नहीं तो सर अब ये कहा जा सकता है कि इस वक्त के जो घोड़ा है वो आपकी जमात है और उस पर दाव लगाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये घोड़ा जो है ना, ये बाय चॉइस नहीं था। हमें तो 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बिठाकर फारिग किया गया था और हमें इबरत का निशान बनाना था। नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया, मरियम साहिबा को जेल में डाल दिया, हमज़ा को, शहबाज साहब को, साद रफ़ीक को, किस किस का नाम, नूराना सनाउल्लाह को। हमें तो 33,000 हमारा वर्कर जेल में था। हमें उस तरह रोना नहीं आता जिस तरह ये रोते हैं, बट हमने एक गमला नहीं तोड़ा था। हम बात करते थे, हम सियासी लोग हैं, हम बात करते हैं, हम बात करते रहेंगे, लेकिन हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा था। तो जो रियासत पाकिस्तान पर हमला है ना, ये वही हमला है जो इंडिया ने किया था पाकिस्तान पे। इसी तरह का हमला इन लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के इदारों पर किया था। जब तक ये अपने आप को उन किरदारों से डिस्टेंस नहीं करेंगे तब तक इनका कोई सियासी किरदार नहीं बन सकता। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं बहुत क्लियर हूँ इसके ऊपर। सब ये जो साइकिल है और ये आवाम ये सवाल पूछती है, करती है कि जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर कितने सारे केसेस थे और वो उनका वो उस तरह से मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सारे केसेस से बरी हो गए हैं। इमरान खान साहब पे भी केसेस हैं और ये केसेस से फिर इमरान खान साहब भी बरी हो जाएंगे। दोनों केसेस में डिफरेंस है। नवाज शरीफ पे क्या केस था? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी निकाल कर अपने बेटे से जो तनख्वाह लेनी बनती भी नहीं थी, उस तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर ना अहल करना। जो था कौन से पेपर्स थे, पंडोरा नहीं, वो पनामा लीक्स के अंदर जिसका नाम ही नहीं था, उसको पनामा लीक्स की बुनियाद के ऊपर वो मेरे बहुत ही ताल्लुक़ और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ ज़ाती तौर पर, आसिफ सईद खोसा साहब इमरान खान साहब को अदालत में बुलाकर कह रहे हैं तुम सड़कों पर क्या कर रहे हो, आओ हमारी अदालत के अंदर आकर केस करो। तो बात ये है, वो केसेस नवाज शरीफ साहब के और तरह के थे, यहाँ पर केसेस करप्शन के हैं, प्रूव्ड केसेस हैं। तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस है, ये एम्बेजलमेंट है, ये अमानत में ख़यानत है। इसकी पाकिस्तान पीनल लॉ से लेके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, अब मसला क्या है कि ये जो केसेस हैं उनको भी सियासी तौर पर लड़ रहे हैं। राना साहब, ये आपकी जमात की एक फेलियर नहीं है कि अभी तक अवाम को, जो यूथ है और आप तो यूथ के साथ इतना ज़्यादा लिंक्ड हैं, तो वो ये क्या फेलियर नहीं है कि यूथ को अभी तक ये बता कन्वे ही नहीं कर सके? अगर तो जैसे आप कह रहे हैं कि उनके जितने भी सारे केसेस थे वो सच्चे हैं, वो यूथ क्यों नहीं मान रहे? पहली तो बात है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, प्लीज गो थ्रू दीज केसेस। नहीं, I've been through, बट मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे जरूरी नहीं है आपका पर्सपेक्टिव। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने केसेस फाइल हुए PMLN के लीडर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, UK में हर केस में झूठे साबित हुए, हर केस में इनको पेनल्टीज़ पड़ी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अदालतों में, इमरान खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ साहब पे, वो अदालत में डैमेजेस का सूट है, वहाँ पर ये पेश ही नहीं होते हैं। तो बात तो ये है कि हम तो हर चीज़ को उठा के क्लैरिटी के साथ, UK की अदालतों पे तो हम नहीं ना चलते, हम तो यहाँ भी नहीं चलते थे, यहाँ पे तो साकिब निसार चलते थे, यहाँ पे मतलब बाकी सब चलते थे। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने केसेस को लीगली फ़ाइट किया। यहाँ पर ये इमरान खान की जो लीगल टीम है ना, मैं समझता हूँ उससे मतलब, क्योंकि उन्होंने उनके केसेस को सियासी तौर पर, भाई आप लीगल केसेस को लीगल तौर पर फाइट करें, लीगल उसका हल निकालें। ये जो आप जिस हल पे निकले हुए हैं, आप इमरान खान को अभी तक 50 साल की सज़ा हो चुकी है, आप उसको 100 साल तक पे ले जाएंगे। आप लीगली फाइट, एज ए लॉयर मैं ये समझता हूँ कि उनकी लीगल टीम ने सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुँचाया तो उनकी लीगल टीम ने पहुँचाया। सर आप कोई टीम सजेस्ट कर दें? सर ये एक जो सपोर्ट है इमरान खान साहब की, वो तो सर है, वो कोई इमेजिनरी नहीं है, वो है, वो पॉपुलर लीडर हैं। PTI एक पॉपुलर जमात है और वो जमात बेशक सारी इमरान खान साहब खुद ही क्यों ना हो,
तो वो उनका जो यूथ है वो कहती है, उनका सवाल है कि इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आएंगे। आप मेरे साथ चलें, आज तो हम एक बंद कमरे में इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आए मेरे साथ यूनिवर्सिटीज़ में चलें, मैं जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ, बच्चे सवाल करते हैं, हम उनको यही मैं उनको बताता हूँ। देखें, मैं पॉलिटिकल स्पेस आप किसी की ख़त्म नहीं कर सकते, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ, बट पॉलिटिकल स्पेस के लिए आपको पॉलिटिकल होना पड़ता है, सियासी होना पड़ता है। गैर सियासी हथकंडे जो है ना, वो आपको वक्ती तौर पे, तो देखें लीच वलीसा से लेके कितने बड़े बड़े अवामी लीडर निकल कर आए, उनका आज नामो निशान भी नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ वक्ती तौर पे तो आपको मिल जाता है, ये मुझसे आप लिखवा लें, अगर इसी तरह चलते रहे अगले 2 साल में इमरान खान साहब का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि लोग मांगते हैं डेवलपमेंट, लोग मांगते हैं उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी जो हम लेकर आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो नैरेटिव जो 21 साल लगाकर बनाया गया, जिसको बनाने के अंदर जनरल पाशा से लेके ज़हीरुल इस्लाम से लेके फैज़ से लेके जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, अब इस तरह के किरदार ख़त्म हो चुके हैं। अब फ़ौज भी मेरिट पर फैसला करती है, और उसने पहली दफ़ा है कि फ़ौज ने अपनी खुद एहतसाबी भी की। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जनरल्स को सज़ाएँ हो रही हैं, नीचे लोगों को मेरिट की बुनियाद पे, कानून और आइन की बुनियाद पर सज़ाएँ हो रही हैं, तो अब वो कंधे नहीं मिलने। अब अगर मुकाबला होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आइंदा मुकाबला, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट, KPK के अंदर डेवलपमेंट, सिंध के ऊपर डेवलपमेंट, बलूचिस्तान, अगला वोट इस बुनियाद पर निकलेगा कि लोगों को कितना फैसिलिटेट किया गया। तो अब ये वाला चूरन और नहीं बिकना, ये चूरन हर आने वाले दिन के साथ, मैं भी UK में था, दुनिया ही दुनिया थी, बच्चे ही बच्चे थे जो हमारे साथ बैठ के इन इनिशिएटिव्स में पार्टनर बनना चाहते हैं। सर, आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम IMF से जो है आज़ाद होने वाले हैं जल्दी, तो वो ये आपकी ख्वाहिश थी या आप वाकई समझते हैं कि इतना आसान है ये कर्ज़ों से जान छुड़ाना? अल्लाह के फजल से 2016 में हमने IMF को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने खैरबाद कह दिया था। पाकिस्तान इकनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था उन धरनों के बावजूद कि हमने 2016 में खैरबाद कहा था। उसके बाद IMF को लाया गया, शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2023-22 में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। उस वक्त के ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर उमर अयूब साहब ने कहा कि पाकिस्तान को 350 लीटर पेट्रोल करना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है। हमने वहाँ से वापसी के सफ़र का आगाज़ किया। हर आने वाला दिन, आज आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग्स उठा के देख लें, आप पासपोर्ट को 28 पॉइंट्स नीचे आते देख लें, आज आप हर चीज़ को उठा के देख लें, आज दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ देख लें। एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बना दी हुई है जो इस पर काम कर रही है। हम अगले 6 से 12 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला, ये जो हम जिस तरह चल रहे हैं, हमारे दुश्मन नाकाम हो रहे हैं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह IMF से बाहर आएगा। देखें, मेरा एक सियासी कैरियर आप सारा उठा के देख लें, मेरी कोई एक बात आप बता दें आज तक जो मैंने की हो, अल्लाह से माफ़ी मांग के कोई गलत साबित हो। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, मैं इस मुल्क के लिए काम करता हूँ, ओवर दिन रात काम करते हैं हम, और बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। तो हमें जो आगे रोड मैप नज़र आ रहा है, उसमें हमें 6 से 12 माह, बहुत हुआ तो 18 माह, इसके अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान IMF से बाहर होगा। आपका कहने का मतलब है 12 महीने के बाद हम पर जो कर्जा है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, देखें, IMF का मतलब ये नहीं होता, IMF के कर्जे की बात कर रहे हैं। नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हम उसको, हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि क्या हम वो देना शुरू कर देंगे? मज़ीद लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम देना शुरू कर देंगे। IMF से हमारा मुआहदा ख़त्म होगा, और वो जो रिटर्न्स देंगे वो तो मतलब देखें ना, ये उम्रों का चढ़ा हुआ जो लोन है, तो ये अब टाइम तो लगेगा देते हुए, लेकिन IMF के ख़त्म होने का मतलब है कि हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जो हम सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, हम जो अपनी मर्ज़ी से, ये काम भी तो 2020 में हुआ था ना, कि स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान की फ़ैसला नहीं कर सकती थी, और IMF के हाथ में दे दिया गया कि पाकिस्तान का फ़ैसला फाइनेंशियल साइड का IMF करेगी। राना साहब, ये मुझे, क्योंकि मैं अगेन कंसर्निंग चीज़ है ये, फिस्कल ईयर 2025-2026 8.7% कमी आई है एक्सपोर्ट्स में। तो जब इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से कम होगी, तो ऑब्वियसली जो क्या कहते हैं उसे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी।
और उसका करेंसी पे प्रेशर आएगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये लिंक हो रहा है और कैसे IMF कम कर्जा जो है। इस वक्त आप जो वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया सबसे कम है हमारी एक्सपोर्ट्स। हमारी जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो 2024 में आते ही शहबाज साहब ने काम शुरू किया, ओवरनाइट नहीं होता। 2026 इज़ द ईयर जिसमें जो हमारा रोड मैप है उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे जाएंगी। उसके अंदर हमारे एग्रीमेंट्स, मिसाल के तौर पर बेलारूस के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हुए, जो हमारे एग्रीमेंट अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, देखें CPEC तो ख़त्म कर दिया गया था पिछली हुकूमत में। अब हमें उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स दोबारा उनको मनाते हुए टाइम लगा। अब वो जो हमारा रोड मैप उनके साथ, सऊदी अरब के साथ, हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया के अंदर, तो ये साल पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल है। सॉरी सर, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब की ट्वीट अभी आई थी। उन्होंने कहा जी गैस बाहर से जो है हम सस्ती पकड़ रहे हैं, आगे महंगी बेच रहे हैं। $8 फॉर इंस्टेंस पर थर्मल यूनिट अगर हम ले रहे हैं तो हम $15 पर जो है वो आगे दे रहे हैं। अभी मैंने जो आपको बताया ना कि IMF की वजह से, मैं तो कभी भी वर्ड्स को मिन्स नहीं करता हूँ, हमारे ऊपर अभी बहुत ज़्यादा एम्बार्गोज़ हैं। हमें उनको भी देखना है, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने भी नहीं देना, हमने पाकिस्तान को स्टेबल भी रखना है, हमें कुछ चीज़ों को मानना भी है। बट इन तमाम चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बुलंद तरीन सतह पे जाएंगी IMF के साथ हमारा। और ये बिल्कुल आज हम पेट्रोल और गैस हम महंगी है हमारी, बट ये इसकी वजह यह है कि हमने जो मुआहदे किए हैं IMF के साथ, उसके अंदर उसका भी एक बहुत बड़ा है। तो हम वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हम नीयत से लगे हुए, इसमें किसी की जेब में, जिस तरह पिछलों की जेब में जाता था, किसी की जेब में नहीं जा रहा। हमने IPPs के ऊपर एक इतना बड़ा स्टेप लिया, हम अब पाकिस्तान के बर्डन्स कम कर रहे हैं। PIA के जो हम पैसे देती थी हुकूमत, PIA पैसे कमाने की तरफ आ रही है। इसी तरह हम बाकी जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। तो हम एक बड़े शफाफियत के साथ पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतार रहे हैं, पाकिस्तान को पैरों पर भी ला रहे हैं, पाकिस्तान के इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर कर रहे हैं। सर, व्हाट होप डू यू हैव फॉर पाकिस्तान एंड फॉर स्पेशली फॉर द यूथ, और स्पेशली जो कि PTI को सपोर्ट कर रही है यूथ, उनके लिए भी क्या होप है और उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, यूथ चाहे PTI के साथ है, चाहे पीपल्स पार्टी के साथ है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, चाहे ANP के साथ है, चाहे MQM के साथ है, चाहे मुस्लिम लीग के साथ है, चाहे Q के साथ है, सब के नाम ले लें, ये पाकिस्तान की यूथ है। इनको मौका देना, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इनको इनकी काबिलियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का मौका देना, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का फंक्शन है। ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चे में उसमें टैलेंट है, हम नहीं देखते कि ये किस जमात का, अगर उसमें टैलेंट है, वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है या करना चाहती है, हमने उसको मौका देना है। और उसने फ़ैसला फिर अपने शऊर के मुताबिक करना है कि किसने उसके लिए डिलीवर किया, किसने सिर्फ बातें की। तो हम इस वाली बहस में पढ़ते ही नहीं है। तो PTI के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इस पाकिस्तान के बच्चे हैं ना, बाहर के बच्चे तो नहीं हैं। तो उनको मौका देना, हर एक को मौका देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द एंकर मैन अली सुहेल साइनिंग ऑफ।